हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बच्चों आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है क्लास 8 के चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स का। इस लेक्चर के अंदर हम टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स को पढ़ेंगे और साथ ही साथ एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। आई होप बच्चों आपने मेरी पहले की वीडियोस देख ली होगी इस चैप्टर की। अगर नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक होगा, तो आप वहां से पहले की वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहला क्वाड्रिलेटरल है आपके पास ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है? ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल विद अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। ट्रेपेजियम एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके अंदर एक पेयर पैरेलल साइड्स का होता है। क्लियर? जैसे कि आप देख सकते हो ये सारे क्वाड्रिलेटरल्स आपके ट्रेपेजियम्स हैं। अगर आप इन क्वाड्रिलेटरल्स को देखो तो इसमें आपको एक पेयर पैरेलल साइड्स का मिलेगा। जैसे कि इस क्वाड्रिलेटरल में ये आपकी पैरेलल साइड्स हैं, इस क्वाड्रिलेटरल में ये आपकी पैरेलल साइड्स हैं, इस क्वाड्रिलेटरल में ये आपकी पैरेलल साइड है, इस क्वाड्रिलेटरल में ये आपकी पैरेलल साइड्स हैं। तो आपको मिनिमम एक पेयर चाहिए पैरेलल साइड्स का। ठीक है ना? ये सब आपके ट्रेपेजियम हो गए। अब आप देख सकते हो ये आपके ट्रेपेजियम नहीं है। इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर देखो कोई भी पैरेलल साइड्स नहीं आ रही है। इस क्वाड्रिलेटरल में देखो पैरेलल साइड्स तो आ रही हैं, लेकिन ये देखो एक 5 साइडेड फिगर है। ठीक है ना? इसमें 5 साइड्स हैं। अब क्योंकि इसमें 5 साइड्स हैं तो ये क्वाड्रिलेटरल ही नहीं है, और जब ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है तो ट्रेपेजियम भी नहीं है फिर। ठीक है ना? इस वाली फिगर में भी देखो कोई भी पैरेलल साइड्स नहीं आ रही। तो आई होप आपको ट्रेपेजियम के बारे में क्लियर हो गया होगा। अब पढ़ते हैं काइट के बारे में। काइट अ क्वाड्रिलेटरल विद एग्जैक्टली 2 पेयर्स ऑफ इक्वल कॉन्जिक्यूटिव साइड्स। इसमें क्या है? कॉन्जिक्यूटिव साइड्स के 2 पेयर इक्वल होते हैं आपके। ठीक है ना? देखो ये सारे क्वाड्रिलेटरल आपकी काइट्स हैं। कैसे काइट्स हैं? देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड एडजेसेंट साइड है, कॉन्जिक्यूटिव साइड है, और ये दोनों साइडें इक्वल है। ठीक है ना? एक पेयर हो गया। उसके बाद अगर आप इन दो साइड को देखते हो तो ये दोनों साइड भी एडजेसेंट है, कॉन्जिक्यूटिव है, और ये भी दोनों साइड इक्वल है। ठीक है ना? तो दूसरा पेयर ये हो गया। तो काइट क्या होता है? जिसके अंदर 2 पेयर्स हो कॉन्जिक्यूटिव साइड्स के जो कि आपके इक्वल हो। तो आप देख सकते हो इसमें 2 पेयर्स हैं जो कि इक्वल है। ऐसे ही अगर आप इसको भी देखो तो यहां पर भी आपको एक पेयर ये मिल जाएगा इस साइड का और इस साइड का, और एक पेयर मिल जाएगा इस साइड का और इस साइड का। ठीक है ना? तो इस तरीके से इसमें भी 2 पेयर निकल आए। ऐसे ही आप इसको भी देखो तो इसमें भी ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है। ठीक है ना? और एक ये साइड है और एक ये साइड है, ये दोनों इक्वल है। ठीक है ना? तो ये आपकी काइट है। ये आपकी काइट्स नहीं है। अब क्यों नहीं है काइट्स? इस क्वाड्रिलेटरल को देखो, इसमें ये वाली जो साइड है आपकी इस पे डबल डैश लगा हुआ है, और ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड इन पे सिंगल डैश लगा हुआ है। ये क्या शो करता है कि ये 3 साइड तो इक्वल है बट ये डबल डैश वाली साइड डिफरेंट है। तो इस वजह से ये काइट नहीं है। अगर आप इसको देखते हो तो इसमें भी देखो ये साइड और ये साइड इक्वल है, बट ये 4th वाली साइड अलग है। इस वजह से ये काइट नहीं है। इधर देखो ये आपकी काइट नहीं है। क्यों नहीं है? इसमें देखो कॉन्जिक्यूटिव साइड्स आपकी बन रही हैं और इक्वल भी हैं। ये दोनों साइड इक्वल है। ठीक है? और एक ये साइड है और ये साइड है, ये दोनों साइड भी इक्वल है। तो कॉन्जिक्यूटिव साइड्स तो इक्वल है बट फिर भी ये काइट नहीं है। क्यों नहीं है काइट? क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक 5th साइड बन रही है, ये वाली, ये एक 5th साइड बन रही है। क्योंकि यहाँ पे 5 साइड्स हो गई, इस वाली फिगर में 5 साइड्स हो गई। 5 साइड्स होने की वजह से ये क्वाड्रिलेटरल नहीं रहा, और जब ये क्वाड्रिलेटरल ही नहीं है तो फिर ये काइट कहां से हो जाएगा? ठीक है ना? क्योंकि काइट होने के लिए क्वाड्रिलेटरल होना जरूरी है। तो अब आपको काइट के बारे में अच्छे से समझ में आ गया। अब काइट की एक और प्रॉपर्टी होती है। अगर मैं काइट के अंदर डायगोनल ड्रॉ करता हूं, जैसे कि एक डायगोनल हो गया ये, एक डायगोनल हो गया ये, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगे। परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ? एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करेंगे। ठीक है ना? तो ये प्रॉपर्टी आपको काइट के अंदर याद रखनी है।
अब पढ़ते हैं पैरेललोग्राम के बारे में। अ क्वाड्रिलेटरल विद ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अंदर अपोजिट साइड्स क्या होती हो, पैरेलल होती हो। जैसे कि ये आपका एक पैरेललोग्राम है, इसमें आप देख सकते हो अपोजिट साइड्स, ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है, और ये वाली साइड और ये वाली साइड ये एक दूसरे से पैरेलल है। तो पैरेललोग्राम में क्या ध्यान रखना है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। ठीक है, ये पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, आपको ध्यान रखना है। अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम के अंदर क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है ना, साथ ही साथ अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। जैसे कि एंगल ए के अपोजिट कौन है, एंगल सी, तो ये दोनों एंगल इक्वल हैं। क्लियर। ऐसे ही एंगल डी के अपोजिट कौन सा है, एंगल बी, तो एंगल डी और एंगल बी दोनों इक्वल हैं। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट है डायगोनल्स बाइसेक्ट वन अनदर, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। जैसे कि इसके अंदर दो डायगोनल है, डीबी, ठीक है, और एक है एसी। ठीक है, ये दोनों कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पे। ठीक है ना, बाइसेक्ट करने का मतलब होता है दोनों एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। जैसे कि ये जो डीबी है ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे डीओ और ओबी में, डीओ और ओबी में। क्लियर। इसी तरीके से एसी भी डिवाइड हो रहा है टू इक्वल पार्ट्स में, एओ और ओसी में। ठीक है ना, एओ इक्वल टू ओसी। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना, बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है, डायगोनल एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर। फोर्थ पॉइंट है द एडजेसेंट एंगल इन पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम में वो सप्लीमेंट्री होते हैं। एडजेसेंट एंगल्स कौन से, जैसे कि एंगल ए के एडजेसेंट कौन सा होगा, एंगल बी। ठीक है ना, तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो एडजेसेंट एंगल्स का सम पैरेललोग्राम में 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इसी तरीके से एंगल ए के सप्लीमेंट्री एंगल डी भी है, एंगल ए के सप्लीमेंट्री एंगल डी भी है, इन दोनों का सम भी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है ना। तो अब पढ़ते हैं अगले क्वाड्रिलेटरल को। अगला क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, अ पैरेललोग्राम विद साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये आप देख सकते हो, ये आपका एक रोम्बस है। अगर हम एक पैरेललोग्राम की चारों साइड्स को इक्वल कर दे तो वो हमारा रोम्बस बन जाता है। क्लियर। इसकी प्रॉपर्टीज देख लो, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है तो इसकी प्रॉपर्टीज सारी की सारी पैरेललोग्राम से मैच करेगी। वही अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो ये सारी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम वाली है जो रोम्बस में भी होगी। क्लियर। एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होंगे, ये भी इसके अंदर प्रॉपर्टी है। और एक प्रॉपर्टी और है, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, डायगोनल्स एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं। अगर मैं इसके डायगोनल्स बनाऊं, ये इसके डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगे, मतलब एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करेंगे। जैसे कि ये दोनों डायगोनल है, कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसको नाम देते हैं O। ठीक है, तो यहां पर क्या क्रिएट होगा, 90 डिग्री का एंगल, इस तरीके से। ठीक है ना। तो जहां पे लिखा हो डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसका मतलब क्या होता है, डायगोनल एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करते हैं। ठीक है ना। तो रोम्बस में डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं। अब करते हैं अगला क्वाड्रिलेटरल। अगला क्वाड्रिलेटरल है आपके पास रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के बारे में तो आप सबको पता ही होगा, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है ना, चारों के चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं और डायगोनल्स इसके इक्वल होते हैं। तो इसके जो ये दो डायगोनल है, NL
और KM, ये दोनों के दोनों डायगोनल इक्वल होंगे, ठीक है ना, रेक्टेंगल में डायगोनल इक्वल होते हैं। आखिरी क्वाड्रिलेटरल है आपके पास स्क्वायर, तो स्क्वायर के बारे में भी आप सबको पता है, चारों की चारों साइड इसमें इक्वल होती है, चारों के चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है ना, इसमें भी डायगोनल्स इक्वल होते हैं और एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। क्या मतलब हुआ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का? परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है ना, बाइसेक्टर का मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब जैसे कि ये दो डायगोनल है इसके, एक तो है SQ और एक है PR, ये दोनों डायगोनल इक्वल होंगे, ठीक है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे, यानी कि जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पे 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करेंगे, इस तरीके से 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करेंगे। बाइसेक्टर का मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, यानी कि ये जो, अगर इस पॉइंट को नाम दूं O, तो ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल होगा, यानी कि SO किसके इक्वल होगा? OQ के, और इसी तरीके से PO किसके इक्वल होगा? OR के, PO इक्वल टू होगा OR के। क्लियर? तो यही था बस। अब करते हैं हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD, आपको एक पैरेललोग्राम दे रखा है ABCD, कंप्लीट ई स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। आपको इस पैरेललोग्राम को देखकर इन क्वेश्चंस का जवाब देना है। क्लियर? सबसे पहला पार्ट है AD इक्वल टू, AD क्या है? ये किसके इक्वल होगा? BC के, ठीक है ना, क्योंकि अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम में इक्वल होती हैं। आपको प्रॉपर रीजन देना है आंसर लिखते हुए, ठीक है ना। सेकंड पार्ट है एंगल DCB, ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा DAB, यानी कि इस वाले एंगल के, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, इस वजह से DCB DAB के इक्वल हो जाएगा। क्लियर? थर्ड पार्ट है OC क्या है? ये किसके इक्वल होगा? OA के, ठीक है ना, OC इक्वल होगा OA के। क्यों? क्योंकि आपको पता है पैरेललोग्राम के अंदर डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। क्लियर? फोर्थ पार्ट है DAB प्लस CDA, DAB ये वाला एंगल प्लस CDA ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा? इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है ना। सप्लीमेंट्री का मतलब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, और पैरेललोग्राम में आपको याद रखना है कि दो एंगल का सम 180 डिग्री होगा अगर वो एडजेसेंट एंगल्स हैं, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। क्लियर? आप करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन XYZ। तो यहाँ पे आपको कुछ पैरेललोग्राम्स दे रखे हैं और इन पैरेललोग्राम्स के अंदर आपको x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू निकालनी है। क्लियर? फर्स्ट पार्ट है, यहां पर आपको XYZ की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले y इक्वल टू 100 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि पता है आपको अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में। तो हम रीजन में लिखेंगे अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्लियर? अब y की वैल्यू 100 आ गई। अब z प्लस 100 किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के। क्यों होगा? क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है ना। रीजन में लिखना है एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है ना। सप्लीमेंट्री का मतलब दोनों एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो z इक्वल टू 180
माइनस 100, z की वैल्यू आ जाएगी 80 डिग्री। ठीक है ना, तो z भी आ गया। अब z इक्वल टू होगा x। ठीक है, z की वैल्यू जो होगी वो ही x की वैल्यू होगी, क्योंकि दोनों के दोनों अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है ना, रीजन में क्या लिखना है, अपोजिट एंगल्स। क्लियर। सेकेंड पार्ट करते हैं। 50 प्लस x कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट एंगल है पैरेललोग्राम में, और एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है ना, x इधर ही रहेगा, 50 उधर जाएगा, 180 माइनस का 50, x की वैल्यू आ जाएगी 130। ठीक है ना, x इक्वल टू वाई होगा। क्यों, क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स है पैरेललोग्राम में, और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अपोजिट angles are equal in parallelogram। क्लियर। तो y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 130 डिग्री। क्लियर। अब x इक्वल टू जेड भी होगा। क्यों, क्योंकि x और z दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की वजह से x और z दोनों इक्वल हो जाएंगे, और z की वैल्यू भी आ जाएगी 130 डिग्री। क्लियर। अब करते हैं अगला, थर्ड पार्ट करते हैं। सबसे पहले x की वैल्यू क्या होगी, देखो यहां पे 90 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है, तो x भी आपका 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो x आपका यहां पे हो जाएगा 90 डिग्री का। रीजन, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये एंगल आपका 30 डिग्री का है। ठीक है ना, मिसप्रिंट हो रहा है, 30 डिग्री का ये एंगल है। अब एंगल x प्लस एंगल y प्लस 30 डिग्री, ये तीनों, इनका सम 180 डिग्री होगा। क्यों, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है। यहां पे रीजन क्या लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है। x की वैल्यू है आपके पास 90 डिग्री, y आपको निकालना है 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस 120 यानी कि 60 डिग्री। ठीक है ना, तो y की वैल्यू भी आ गई हमारे पास 60 डिग्री, x की वैल्यू भी आ गई हमारे पास 90 डिग्री। अब निकालनी है z की वैल्यू, तो y और z ये दोनों एंगल इक्वल हैं, y इक्वल टू z है। अब क्यों है ये दोनों इक्वल, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं। ठीक है ना, इन क्वेश्चंस को करने से पहले आपको एंगल्स के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। अल्टरनेट एंगल्स क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, उनकी नॉलेज अगर आपको नहीं होगी तो आप इन क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। तो y इक्वल टू z होगा बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। क्लियर। तो z की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री। तो y भी आ गया, z भी आ गया और x भी आ गया। क्लियर। फोर्थ पार्ट करते हैं।
इसमें भी निकालना है हमें एक्स वाई जेड। तो y की वैल्यू तो यहाँ पे 80 डिग्री हो जाएगी, क्योंकि आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे अपोजिट एंगल्स हैं। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है ना। z की वैल्यू भी 80 हो जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है ना। अब आता है ये x कैसे निकलेगा? x प्लस 80, दोनों का सम होगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। क्लियर? 80 उधर जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 100 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई, z की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। फिफ्थ पार्ट करते हैं। इसके अंदर आप देखो y इक्वल टू 112 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है ना। अब y प्लस 40 प्लस x, इन तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री, क्योंकि ये तीनों मिलकर एक ट्रायंगल बना रहे हैं। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहां पे लिखेंगे हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। क्लियर? तो y की वैल्यू कितनी है? 112 प्लस 40 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। 112 प्लस 40 कितना होता है? 152 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 152, 28 डिग्री। क्लियर? अब आता है ये z। तो x और z दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों हैं अल्टरनेट एंगल्स। x इक्वल टू z होगा। रीजन? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर में है ना दोनों के दोनों, इसलिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर? तो z की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 28 डिग्री। तो z की वैल्यू, x की वैल्यू और ये रही y की वैल्यू, तीनों की वैल्यू आ गई। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम? क्या एक क्वाड्रिलेटरल ABCD एक पैरेललोग्राम बन सकता है अगर आपके पास ये कुछ कंडीशंस दे रखी है? ठीक है, तो करते हैं। सबसे पहली कंडीशन है, अगर एंगल D और एंगल B इन दोनों का सम हम 180 डिग्री कर दें, तो क्या वो एक पैरेललोग्राम बन जाएगा? तो देखते हैं। तो ये क्वाड्रिलेटरल है ABCD। अब क्या बोल रहा है ये? अगर एंगल D और एंगल B, एंगल D और एंगल B इन दोनों का सम अगर हम 180 डिग्री कर दें, तो आपको पता है पैरेललोग्राम के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, है ना। तो हमें इसको अगर पैरेललोग्राम बनाना है तो हमें अपोजिट एंगल्स को इक्वल रखना पड़ेगा। अगर इसको मैं 30 डिग्री ले रहा हूं तो ये भी 30 डिग्री होगा, अगर ये मैं 60 डिग्री ले रहा हूं तो ये भी 60 डिग्री होगा, ठीक है ना। अपोजिट एंगल्स को इक्वल रखना है। तो मैं अगर यहाँ पे अगर 90 डिग्री लेता हूं और इसको भी 90 डिग्री लेता हूं, तो 90 प्लस 90 कितना होता है? 180 होता है, ठीक है ना। तो मैं इसका क्वाड्रिलेटरल बना सकता हूं।
लेकिन एक कंडीशन पर, जब एंगल डी और एंगल बी दोनों के दोनों 90 डिग्री के होंगे। दोनों के दोनों 90 डिग्री के होंगे तभी तो उनका सम 180 डिग्री आएगा। तो इसमें क्या लिखेंगे, यस वी कैन मेक, हम बना सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, एंगल डी एंड एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर एंगल डी और एंगल बी दोनों 90 डिग्री के होंगे तब हम पैरेललोग्राम बना सकते हैं। क्लियर। अब करते हैं सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड कंडीशन है हमारे पास, ए बी इक्वल टू डी सी आपका 8 सेंटीमीटर होना चाहिए, ए डी आपका 4 सेंटीमीटर और बी सी आपका 4.4 सेंटीमीटर। तो बनाते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो ये हमने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया है, इसका नाम देते हैं ए बी सी डी। नेमिंग आपको ऑर्डर में करनी है, ठीक है ना, ए बी सी डी। अब क्या बोल रहे हैं, ए बी इक्वल टू डी सी, ए बी ये वाला और डी सी ये वाला कितना होना चाहिए, 8 सेंटीमीटर। तो आपको पता है पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये दोनों अपोजिट साइड तो इक्वल है, लेकिन ए डी आपका है 4 सेंटीमीटर और बी सी है आपका 4.4। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं है, जिस वजह से हम इसका पैरेललोग्राम नहीं बना सकते। तो इसमें क्या लिखेंगे, नो हम पैरेललोग्राम नहीं बना सकते, अपोजिट साइड्स शुड बी सेम लेंथ। ठीक है, अपोजिट साइड को सेम लेंथ का होना जरूरी है। आप यहां पे देख सकते हो ए डी इक्वल नहीं आ रहा बी सी। जब अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं होंगी तो हम उसका पैरेललोग्राम भी नहीं बना सकते। क्लियर। थर्ड पार्ट है आपका, एंगल ए इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल सी इक्वल टू 65 डिग्री। तो बना के देखते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल हो गया, ए बी सी डी, ठीक है ना। एंगल ए आपका 70 डिग्री है और एंगल सी आपका 65 डिग्री है। आपको पता है पैरेललोग्राम में एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, और आप देख सकते हो यहाँ पे अपोजिट एंगल्स इक्वल नहीं है, इस वजह से हम इसका पैरेललोग्राम नहीं बना सकते। नो, क्योंकि पैरेललोग्राम बनाते वक्त हमें अपोजिट एंगल्स को इक्वल रखना होता है। अपोजिट एंगल्स मस्ट बी इक्वल। क्लियर। एंगल ए और एंगल सी इक्वल नहीं है, इस वजह से इसका पैरेललोग्राम नहीं बन सकता। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम बट हैज एग्जैक्टली 2 अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको एक रफ फिगर बनानी है क्वाड्रिलेटरल की। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो कि पैरेललोग्राम तो ना हो लेकिन उसके अंदर 2 अपोजिट एंगल्स इक्वल आ रहे हो। तो ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल होता है, ये होता है हमारा काइट। ठीक है, मैं बनाता हूं काइट को। तो ये हमारी काइट है, इसमें क्या होता है, एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, ये साइड इस साइड के इक्वल होगी और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी। ठीक है, क्योंकि इसमें एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है इस वजह से ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाता है। ठीक है ना। अगर मैं इसका नाम दूं ए बी सी डी, तो एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल डी के। ठीक है ना। तो आपको याद रखना है काइट के अंदर 2 अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर मैं एंगल ए और एंगल सी की बात करूं तो एंगल ए और एंगल सी इक्वल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि यहां पे साइड अलग मेजरमेंट की है और यहां पे साइड अलग मेजरमेंट की है, साइड्स यहां पे डिफरेंट है, इस वजह से ये दोनों एंगल इक्वल नहीं होंगे। तो इसका आंसर काइट है। काइट एक पैरेललोग्राम नहीं होता,
लेकिन उसके अंदर दो अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। क्लियर? तो बस इस वीडियो में इतना ही है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज नीचे कमेंट करना, मैं आपके कमेंट का आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, कीप ग्रोइंग।